हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट बुक से केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा 90 नंबर का टॉपिक है दोस्तों। 9वां टॉपिक कार्बन और उसके यौगिक यानी कि कार्बन एंड हिज कंपाउंड्स। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कार्बन और उसके यौगिक। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि इसके पहले मैंने केमिस्ट्री के 8 वीडियोस अपने इस चैनल पर डाल दिया है। तो आप हमारी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे केमिस्ट्री के वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाके बायोलॉजी के वेरियस वीडियोस देख सकते हैं। इसके साथ ही मैंने कंप्यूटर के भी 71 वीडियोस कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। वैसे तो आपके बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और लाइक्स कर रहे हैं आप हमारे वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, जानकर बहुत खुशी हो रही है। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन और उसके यौगिक। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कार्बन के बारे में। तो दोस्तों, कार्बन जो है यह हमारे आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में पाई जाने वाली एक प्रकार की अधातु है यानी कि नॉन मेटल एलिमेंट है। तो दोस्तों, कार्बन एक अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 6 है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे वर्ग के ए सेक्शन में रखा गया है। कैकुले नाम का जो साइंटिस्ट था दोस्तों, उसने बताया था कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में कार्बन और कार्बन से जुड़े यौगिकों से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकना है। तो दोस्तों, बने रहिए चैनल पर। तो दोस्तों, कार्बन एक नॉन मेटल है जो कि परमाणु संख्या 6 है और यह आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे वर्ग के ए सेक्शन में रखा गया है। और किस वैज्ञानिक ने बताया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है? तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये कैकुले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? कैकुले। ठीक है दोस्तों, कैकुले। किसने बताया था? कैकुले ने बताया था। कितने कुले? कैकुले ने बताया था। तो दोस्तों, कैकुले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। कुले का मतलब होता है कि कुले जो होते हैं दोस्तों, कुली का कुले। तो कैकुले ने बताया था कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो जो कुली लोग होते हैं वो 4 सामान ले जाते हैं लेकिन पैसा ज़्यादा लेते हैं। वैसे ही कैकुले ने बताया था कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ऐसे ही याद रखने की ट्रिक है दोस्तों। इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसे ही कार्बनिक यौगिकों की होमोलोगस सीरीज की बात भी प्रतिपादित की। मतलब कि कैकुले नामक वैज्ञानिक ने ही बताया कि कार्बनिक यौगिक के जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो मिलकर के बहुलक का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा अपरूपता के बारे में। तो व्हाट इज द एलोट्रॉपी? तो दोस्तों, वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है सिमिलर होती है, एवं भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है, अपरूप या एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो इस घटना को अपरूपता या एलोट्रॉपी कहा जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कार्बन के 2 प्रमुख अपरूप के बारे में पढ़ेंगे। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि कार्बन का वह कौन सा अपरूप है जो ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए ये बता दूं कि कंपटीशन एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कार्बन का वह अपरूप कौन सा है जो ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। तो दोस्तों, आपको मोस्टली पॉइंट ये याद रखना है कि कार्बन के मुख्य रूप से 2 अपरूप होते हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट। यानी कि हीरा का मतलब होता है दोस्तों डायमंड एंड ग्रेफाइट का मतलब ग्रेफाइट ही होता है। और जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं दोस्तों जीके के लिए कि मध्य प्रदेश में हीरा जो होता है पन्ने जिले में मिलता है और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपरूप है। तो दोस्तों, बात करेंगे अब हम हीरा और ग्रेफाइट की। तो हीरे के प्रमुख गुण यानी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हीरे के बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हीरे की प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड? तो दोस्तों, यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। यानी कि जब हम बहुत अधिक ताप भी देते हैं तो उस पर भी हीरे पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर भी उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। यानी कि ताप एवं विद्युत का हीरा क्या होता है? कुचालक होता है। उस पर कोई केमिकल या फिजिकल इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा फैक्ट है कि यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। यानी कि दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ जो होता है दोस्तों वो हीरा होता है। यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता है, यानी कि किसी भी प्रकार के अम्ल क्षार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, इसका तीसरा फैक्ट है इसके रवे घनाकार होते हैं, यानी कि ये घन के रूप में होते हैं।
इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है इसका, अपवर्तनांक जो होता है 2.147 होता है, यानी कि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बहुत अधिक चमकता है। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि हीरा जो है वो रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के डालने पर वो कैसा रंग प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों डायमंड जो होता है वो जो होता है, डायमंड जो होता है दोस्तों वो रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों से हरा रंग प्रदर्शित करता है, मतलब कि हरे रंग में चमकता है। इसके अलावा दोस्तों हीरा जो होता है, शुद्ध हीरा जो होता है वो पारदर्शक और रंगीन होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हीरे का नेक्स्ट फैक्ट है, कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बॉट कहा जाता है। इनका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है, यानी कि कई प्रकार के कांचों को काटने के लिए हीरे का प्रयोग किया जाता है या शीशे को काटने के लिए हीरे का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके डायमंड के, जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि हीरे का अपवर्तनांक जो होता है 2.417 होता है, और इसका अपवर्तनांक इतना अधिक होने के कारण यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। तो अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो दोस्तों फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है, यह एक प्रकार की घटना होती है जो साइंस में पाई जाती है, यानी कि हीरे में पाई जाती है। दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है कि जब आपतित किरण यानी कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यानी कि जब प्रकाश की किरण हीरे से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर बाहर निकलती है, यानी कि दोस्तों जो आपका हीरा होता है जब इसमें कोई प्रकाश किरण डाली जाती है, तो दोस्तों जब हीरे के अंदर जो प्रकाश किरण घुस चुकी होती है, जब वो बाहर निकलती है, तो उसके आपतित अपवर्तन कोण का मान, जब आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण परावर्तित न होकर अपवर्तित होती है, और इससे क्या होता है दोस्तों कि प्रकाश किरण जो होती है वो बार बार क्या होती है, उसका अपवर्तन होता है, और पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, हीरा जो है बहुत चमकदार होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ग्रेफाइट के बारे में बताऊंगा। तो ग्रेफाइट जो होता है दोस्तों, इसे इंग्लिश में भी ग्रेफाइट ही कहा जाता है। ग्रेफाइट जो होता है यह विद्युत का सुचालक होता है। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है। तो दोस्तों कार्बन तो एक अधातु होती है, और आपने केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि सारी अधातुएं जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन दोस्तों कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें जो है sp2 संकरण पाया जाता है, और sp2 संकरण में एक इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, फ्री अवस्था में पाया जाता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो यानी बंद नहीं बनाते हैं, फ्री होते हैं, तो दोस्तों वो क्या करते हैं, विद्युत के चालकता के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों कार्बन का जो अपर रूप ग्रेफाइट होता है वह जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। इस कारण दोस्तों जो आपकी पेंसिल की नीब होती है वह भी करंट को फ्लो करती है, लेकिन इसमें उतने ज़्यादा अमाउंट में करंट का फ्लो नहीं होता है, धीमी गति से होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो 2.2 होता है। तो आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नींबू का जो पीएच होता है वो भी 2.2 होता है, और आपका जो ग्रेफाइट होता है इसका भी जो अपेक्षिक घनत्व होता है वो 2.2 होता है। ये तो थे दोस्तों सिमिलर फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ग्रेफाइट का तीसरा फैक्ट बताऊंगा। तो दोस्तों ग्रेफाइट का तीसरा फैक्ट होता है कि कागज पर रगड़ने पर यह काला निशान बना देता है, इसीलिए इसे काला शीशा भी कहा जाता है, यानी कि ब्लैक लैड। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टे में विमंदक के रूप में, इलेक्ट्रोड के रूप में तथा कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग जो पेंसिल यूज करते हैं अप्सरा, तो ये सभी जो होती है इसमें जो बीच में जो नीब होती है वो जो होती है दोस्तों पेंसिल से बनी होती है। इसके अलावा परमाणु भट्टी में विमंदक के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रोड के रूप में भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों के घर में जो बैटरी वाले सेल होते हैं जिनका यूज किया जाता है, रेडियो में निप्पो के सेल होते हैं, और जो भी सेल्स होते हैं दोस्तों, तो इन सभी सेलों में जो बीच में जो काली वाली जो इलेक्ट्रोड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। आप लोगों ने कभी सेल को फोड़ के देखा होगा बचपने में और खेला होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हीरे में sp3 संकरण पाया जाता है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन के अपर रूप हीरे में कौन सा संकरण पाया जाता है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हीरे में जो है sp3 संकरण पाया जाता है,
इस कारण इसके जो हीरे के जो कण होते हैं वो घनाभाकार होते हैं और ग्रेफाइट में sp2 संकरण पाया जाता है। और दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि हीरे में sp3 संकरण पाया जाता है, इसी कारण ये विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट में sp2 संकरण पाया जाता है इसलिए विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि sp3 संकरण पाए जाने के कारण हीरे में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, जबकि sp2 संकरण पाए जाने के कारण ग्रेफाइट में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है, क्योंकि कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो sp2 संकरण से जुड़ जाते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री होते हैं, जिससे क्या होता है कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट में विद्युत धारा का प्रवाहन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कच्ची मिट्टी को रंगीन करने के लिए एनिमल चारकोल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कच्ची चीनी यानी कि जो शक्कर होती है, शुगर जो होती है, उसे रंगीन करने के लिए एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है, यानी कि दोस्तों शक्कर की सफाई करने के लिए भी क्या किया जाता है, चारकोल यानी कि एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है। ये कंपटीशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैं आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन के ऊपर। तो दोस्तों हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल है, जिसे प्रकृति द्वारा प्रकृति में कुछ विशेष प्रकार की अवसादी चट्टानों यानी सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया जाता है, यानी कंजर्वेट किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रकृति में जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो कैसे बनता है। दोस्तों क्या होता है कि लाखों साल पहले लाखों आपदाएं आई है, कई बार जल प्रलय हुआ है, कई बार जो है बड़े बड़े तूफान आते हैं, सुनामी आती है, तो कई सारे जो पेड़ पौधे होते हैं और कई जीव जंतु जो होते हैं वो दबकर मर जाते हैं और मिट्टी की तली में, जमीन के अंदर बहुत अंदर गहराई में चले जाते हैं। और अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण क्या होता है कि ये जो पदार्थ होते हैं कार्बनिक यौगिकों में बदल जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी संसार में वस्तुएं पाई जाती है सभी में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, और जब ये पेड़ पौधे और जीव जब मिट्टी के नीचे दब जाते हैं तो लाखों साल में लाखों दबाव और गर्मी के कारण और ताप और दाब के कारण ये सारे कार्बनिक यौगिक और जीव जंतु क्या होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों और कार्बन के अपर रूपों में बदल जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों का बनते हैं। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि अरब, ईरान, तेहरान और जितने भी अरब देश होते हैं वहां पर बहुत अधिक मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों के खजाने हैं और इसी कारण वो देश भी बहुत अमीर है। जैसे कि मैं बात करूं संयुक्त अरब अमीरात की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे हम हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दोस्तों ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के चारों संयोजकताएं एक सहसंयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। तो दोस्तों एल्केन जो होते हैं इसमें कार्बन की जो चारों संयोजकता होती है वो एकल बॉन्ड के द्वारा फुलफिल होती है, इसी कारण इसे एल्केन कहा जाता है। और एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र जो होता है दोस्तों वो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, वो होता है CnH2n+2, यानी कि दोस्तों उसमें क्या होता है कि कार्बन की संयोजकता अगर 1 है तो हाइड्रोजन की 2n+2 यानी कि 2 यानी कि CH4 यानी कि दोस्तों मेथेन जो होता है एक सरल प्रकार का एल्केन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों डिस्कस करेंगे हम कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n होता है तथा जहां n किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इस टाइप के इसके यौगिक होते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो दोस्तों ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम 2 निकटस्थ कार्बन परमाणुओं में द्विबंध या त्रिबंध से अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं तथा एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों एल्केन श्रेणी का सामान्य रासायनिक सूत्र जो होता है वो CnH2n होता है। इस श्रेणी का पहला सदस्य एथीन होता है तथा इसमें कार्बन परमाणुओं और हाइड्रोजन कार्बन परमाणुओं के बीच में आपसी में डबल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन के बीच में। इसके अलावा इसमें दोनों हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, मतलब कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है या कार्बन परमाणु अपनी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए डबल बॉन्ड का निर्माण करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाते हैं।
और इसका जो पहला सदस्य होता है दोस्तों उसका नाम होता है एथीन। एथीन का सूत्र होता है C2H4। क्या होता है? C2H4, क्योंकि इसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है और हाइड्रोजन जो है दो दो परमाणुओं से जुड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसे एल्काइन कहा जाता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है दोस्तों, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इससे सरल एल्काइन, इसका जो पहला सरल एल्काइन होता है उसका नाम होता है इथाइन। इथाइन जो होता है दोस्तों, इसका अगर आप फिजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, क्योंकि इसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसे इथाइन कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो दोस्तों एरोमेटिक का मतलब होता है कि वलय युक्त हाइड्रोकार्बन। तो बेंजीन जो होता है यह सरलता में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। इसकी संरचना वलय होती है जो निम्न है। तो दोस्तों मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं कि बेंजीन जो होता है इसे अकार्बनिक विलायक भी कहा जाता है। जो होता है दोस्तों इसे अध्रुवीय विलायक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बेंजीन का स्ट्रक्चर पे डिस्कस करेंगे। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, इसमें कार्बन परमाणु जो होते हैं एक प्रकार से हेक्सागोनल ऑर्डर में जुड़े हुए होते हैं। इसमें दो कार्बन एकांतर क्रम में कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है और सभी कार्बन से हाइड्रोजन जो है एक एक जुड़ा होता है। इसका सामान्य सूत्र होता है दोस्तों C6H6, यानी कि कार्बन के 6 परमाणुओं के साथ हाइड्रोजन के 6 परमाणु जुड़े होते हैं और एकांतर क्रम में कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बेंजीन की हिस्ट्री के ऊपर। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आपने देख ही लिया है कि कैसा होता है, एरोमेटिक होता है यानी कि वलय युक्त होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो इसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन परमाणुओं के बीच में एकांतर क्रम में होते हैं यानी कि कंटिन्यूअसली नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बेंजीन की हिस्ट्री पर। तो बेंजीन की खोज माइकल फेराडे ने 1825 ईस्वी में किया था, यानी कि दोस्तों बेंजीन की खोज जो है माइकल फेराडे ने 1825 AD में किया था। इन्होंने इसे बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन नाम दिया था। क्या नाम था दोस्तों बेंजीन का पुराना नाम? बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन यानी कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो डबल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं उनके बीच में एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड पाया जाता है। आगे चलकर इसे बेंजीन नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समवायता पर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज आइसोमेरिज्म, यानी कि समवायता क्या होती है? तो जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, यानी कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, यानी कि दोस्तों समवायता में क्या होता है, अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तथा इस विशेष गुण को ही समवायता या आइसोमेरिज्म कहा जाता है। प्राप्त यौगिकों में जो यौगिक होते हैं उन्हें एक दूसरे के समवेवी कहा जाता है। यह जो होते हैं दोस्तों समवेवी यौगिक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। संरचनात्मकता समवायता दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समवायता और त्रिविम समवायता। तो दोस्तों संरचनात्मक समवायता पर डिस्कस करेंगे। यह परमाणु के भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न होती है और त्रिविम समवायता जो होती है यह अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न प्रबंध यानी कि परमाणुओं के जुड़ने के आधार पर होती है। इसके बाद में मैं दोस्तों आपको बहुलकीकरण यानी कि पॉलीमेरिसेशन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे बहुलकीकरण यानी कि पॉलीमेरिसेशन के बारे में। तो दोस्तों पॉलीमेरिसेशन जो होता है जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को बहुलकीकरण या पॉलीमेरिसेशन कहते हैं। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर और उत्पाद को पॉलीमर कहा जाता है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मोनोमर क्या होता है। तो मोनोमर जो होता है बहुलकीकरण की प्रक्रिया में जब एक ही यौगिक के छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ते हैं तो इन छोटे छोटे अणुओं को मोनोमर कहा जाता है तथा प्राप्त उत्पाद को पॉलीमर या बहुलक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा बहुलकीकरण की विशेषताएं। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमेरिसेशन। तो दोस्तों इसमें एक ही यौगिक के अणु जो होते हैं वो परस्पर संयोग करते हैं, किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता है। इसमें जो यौगिक आपस में बहुलक बनाकर जुड़ जाते हैं उनको फिर एक दूसरे से पृथक करना बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब कि नहीं कर सकते हैं, पृथक्करण नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों बहुलक का अणुभार मूल यौगिक के अणुभार का गुणक होता है, यानी कि द मल्टीपल ऑफ उसके एक ही यानी बहुलक का अणुभार जो होता है दोस्तों उसके मूल यौगिक के अणुभार का
गुणक होता है। इसके अलावा प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है स्टार्च एवं सेलुलोज, यानी कि स्टार्च और सेलुलोज जो होते हैं दोस्तों ये एक प्रकार के प्राकृतिक बहुलक होते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टार्च एवं सेलुलोज किस प्रकार के बहुलक होते हैं, तो ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं। और प्लास्टिक जो होता है दोस्तों ये प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण होता है। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण होता है लाह, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों रासायनिक विधि यानी केमिकल मेथड से दो प्रकार के प्लास्टिक बनाए जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दोस्तों डिस्कस करेंगे थर्मोप्लास्टिक पर। तो दोस्तों जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं यह गर्म करने पर मुलायम होते हैं तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। तो यह जो होते हैं ज़्यादा एफर्टेबल, ज़्यादा यानी अच्छे होते हैं क्योंकि यह गुण सदैव मौजूद रहता है, चाहे कितनी भी बार ठंडा किया जाए और कितनी भी बार गर्म किया जाए। तो जिन कार्बनिक यौगिकों के अंत में द्विबंध तथा उनके योग बहुलीकरण से थर्मोप्लास्टिक बनते हैं, उदाहरण है पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन, नायलॉन और पॉलीविनाइल क्लोराइड या टेफ्लॉन। तो दोस्तों जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं इनका जो रिसाइकिलकरण जो होता है वो आसानी से हो जाता है क्योंकि इन्हें गर्म करने पर और ठंडा करने पर ये बार बार मुलायम हो जाते हैं और इनमें यह गुण सदैव मौजूद होता है। तो इन्हें रिसाइकिल करना ज़्यादा ईजी होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पॉलीथीन के ऊपर डिस्कस करेंगे। पॉलीथीन जो होता है एथिलीन को उच्च ताप एवं दाब पर बहुलीकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग तार के ऊपर का आवरण यानी कि विभिन्न प्रकार की केबल्स का कवर बनाने और पैकिंग थैलियों के बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नोट खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए पॉलीइथिलीन और बरसाती रेनकोट बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉलीस्टीराइन पे। तो पॉलीस्टीराइन जो होता है फेनिल एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग अम्ल रखने की बोतल यानी कि दोस्तों ये एक प्रकार के कार्बनिक ब्लैक होते हैं, एक प्रकार के ऐसे यौगिक होते हैं जिनका उपयोग अम्ल रखने की बोतल और सेलों के कवर आदि बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पॉलीविनाइल क्लोराइड पर डिस्कस करेंगे। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी का फुल फॉर्म कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो अब इसके उपयोग के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड तो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। पॉली यानी होता है दोस्तों बहुत सारे, तो विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से पॉलीविनाइल क्लोराइड को बनाया जाता है। इसका उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट, कवर आदि बनाने में। पतली चादरें यानी दोस्तों झिल्ली, जो कि बरसात के दिनों में झुग्गी झोपड़ी वाले अपने घर पे डालते हैं। तो इस तरह से ये पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है जो गर्म होने पर भी खराब नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो व्हाट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? तो दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है यह भी एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जो कृत्रिम विधि से लेबोरेटरी में बनाया जाता है। यह वह प्लास्टिक है जो बार बार गर्म करने पर मुलायम, पहली बार गर्म करने पर तो मुलायम हो जाता है और इच्छित आकार में ढाल दिया जाता है, परंतु इसे आप जब दोबारा गर्म करते हैं तो ये मुलायम नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए इसे रिसाइकल करना बहुत ही कठिन होता है। इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय बहुलकों को ताप दृढ़ बहुलक भी कहा जाता है दोस्तों, यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसे ही हिंदी में ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। तो उदाहरण है इसके बेकेलाइट और मेलामाइन। तो दोस्तों बेकेलाइट जो होता है इसका उपयोग इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाने के लिए भी किया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको बेकेलाइट के बारे में बताऊंगा। यह फिनाल यानी कि दोस्तों C6H5OH इसका सूत्र होता है। फिनाल मतलब कि बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटाकर OH समूह को जोड़ दिया जाता है और फिनाल यानी कि फिनाल बना लिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिनाल कैसे बनता है? तो यह फिनॉल यानी कि C6H5OH प्लस फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCOOH, इन दोनों को जब हम गर्म करते हैं किसकी उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो क्या बनता है दोस्तों? आपका बेकेलाइट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बेकेलाइट का उपयोग जो है रेडियो, टेलीविजन आदि के केस, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। बेकेलाइट जो होता है एक प्रकार का मजबूत प्लास्टिक होता है। इसका उपयोग जो है गाड़ी में इंडिकेटर भी बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से होता है। इसका उपयोग न चिपकने वाली कहाड़ी के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग जो है घर में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं जिसमें कि आप जो बनाते हैं तो उसमें पूड़ी वगैरह बहुत अच्छे से बनती है, क्योंकि उसका निर्माण जो है टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से होता है, जिसमें न चिपकने वाली कहाड़ी के निर्माण में, यानी कढ़ाई, बालाघाट में इसे कढ़ाई कहा जाता है दोस्तों, जिसमें हम लोग पकवान बनाते हैं।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे रबड़ की। रबड़ जो होता है दोस्तों, यह दो प्रकार का होता है, जिसे कि हम इरेजर भी कहते हैं, प्राकृतिक एवं संश्लेषित। तो दोस्तों जो इरेजर होता है वो एक प्रकार का रबड़ होता है। आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक रबड़ के ऊपर। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबड़ क्या होता है, तो यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यह एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक होता है, यानी कि बार बार गर्म करने पर यह मुलायम हो जाता है। तो आइसोप्रीन एक ऐसा बहुलक होता है दोस्तों जिसे प्राकृतिक रबड़ कहा जाता है। ये कंपटीशन एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। इसके बाद में मैं आपको वल्कनीकरण के बारे में बताऊंगा। वल्कनाइजेशन क्या होता है, तो दोस्तों प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने पर जो प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। इसके बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है, यानी रबड़ कठोर हो जाता है। इस प्रकार के रबड़ का उपयोग दास्ताना, यानी कि दोस्तों कोरोना वायरस अभी चल रहा है तो बहुत सारे डॉक्टर्स ग्लोव्स पहनते हैं और रबड़ बैंड बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों रबड़ के जो बैंड होते हैं जो हाथ में पहनते हैं, और जो दास्ताने होते हैं जो कि आप लोग पहनते हैं, नर्सेस पहनती है, डॉक्टर्स पहनते हैं, या ग्लोव्स जो होते हैं जो हाथों में पहनते हैं बॉक्सिंग करते समय, तो इनका उपयोग जो है दोस्तों रबड़ से किया जाता है निर्माण, और वल्कनीकरण की अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वल्कनीकरण की प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज चार्ल्स गुडियर ने की थी। रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बनता है कि रबड़ किस में घुल जाता है, तो कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। इसके अलावा दोस्तों प्राकृतिक रबड़ काफी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, और इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों थोड़ा सा मुझे कहीं जाना है, इंपॉर्टेंट काम आ चुका है, और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो समय के अभाव और वीडियो के लंबा बनने के कारण मैं इसका सेकंड पार्ट हाइड्रोकार्बन का आपके लिए जल्द ही अपलोड करने वाला हूं। तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखें और इसके बाद आने वाले हाइड्रोकार्बन के सेकंड पार्ट को भी जरूर देखें। तो दोस्तों मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और खरोश के साथ। हमारी पढ़ाई हमको कंटिन्यू करना है दोस्तों, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण इस साल कोचिंग खुलना लगभग संभव नहीं दिख रहा है, और आने वाली कॉम्पिटिशन एग्जाम हमें बिना कोचिंग के ही देना पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज दोस्तों।